जी सर, गुड मॉर्निंग। अपनी जो विषय वस्तु रहेगी उस विषय वस्तु में आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा राज्य प्रशासन का, स्टेट जो गवर्नेंस की जो यूनिट आपकी रीड से लगती है उससे संबंधित होगा राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन अपन पढ़ने जा रहे हैं और राज्य प्रशासन का संबंध है, ये राज्य प्रशासन का संबंध किससे है? राज्य प्रशासन का संबंध संविधान के भाग 6 से है। किससे है? संविधान के भाग 6 से है। और भाग 6 के प्रावधान हैं, यह अनुच्छेद 152 से कहाँ तक है? 237 तक है। अनुच्छेद 152 से कहाँ तक है? 237 तक है। अब इस भाग 6 में कौन कौन सी इकाइयाँ वर्णित की गई हैं, कौन कौन से यूनिट आपके हैं, वो सारी हैं। पहली बात, भाग 6 के प्रावधान शुरू होते हैं राज्य की परिभाषा से। कहाँ से? राज्य की परिभाषा से शुरू होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय के पास जाकर खत्म होते हैं। यानी सबसे पहली जो यूनिट आती है वो राज्यपाल से जुड़ी हुई है। दूसरी जो इकाई है उसमें मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद है। तीसरी में महाधिवक्ता है। चौथी में राज्य विधान मंडल। पांचवी उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। ये 5 प्रकार की इकाइयाँ, ये 5 प्रकार की आपकी अलग अलग यूनिट इसमें दी हुई है। 5 हैं। सबसे पहले अपन जिस इकाई की बात करें वो इकाई कौन सी है? सबसे पहले जो इकाई है वो कौन सी है? राज्यपाल की। और रीड से निश्चित तौर से इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न आता ही है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 6 में तो किया गया है, लेकिन वास्तविक जो संवैधानिक प्रावधान है ये भाग 6 में भी आपको कहाँ से शुरू मिलेंगी? अनुच्छेद 153 से शुरू मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि 152 में क्या शेष रह गया? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 152 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। किसका? राज्य की परिभाषा है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 152 में। किसकी? राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और राज्य की परिभाषा जो उल्लेखित की गई है वो किस संदर्भ में उल्लेखित की गई है? राज्य प्रशासन के संदर्भ में उल्लेखित की गई है। सबसे पहले अपन बात करें राज्यपाल से तो देखें राज्यपाल के पद का स्रोत क्या है? राज्यपाल का जो पद है ये पद कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अपनी संविधान सभा में इस राज्यपाल के पद को लेकर के मतभेद भी सामने आए। राज्यपाल के पद को लेकर के 2 पक्ष बने हुए थे। एक पक्ष तो कह रहा था कि राज्यपाल को निर्वाचित पक्ष रखें और दूसरा पक्ष कह रहा था कि राज्यपाल को निर्वाचित न रख करके हम मनोनीत या नियुक्ति के संबंध में बात करें। तो संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर राज्यपाल को आप निर्वाचित रखेंगे तो राज्यपाल चुनाव के समय अलग एजेंडा लेकर जनता के सामने जाएगा, भाई मैनिफेस्टो जारी करेगा। मुख्यमंत्री अपना अलग मैनिफेस्टो रखेगा। तो जब वो दोनों सरकार में काम करेंगी तो इन दोनों कार्यपालिकाओं के बीच क्या होगा? टकराव होगा, क्योंकि दोनों अपने अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो दोनों के बीच टकराव होगा। इस टकराव से बचने के लिए अपन ने रास्ता निकाला कि क्यों ना राज्यपाल के पद को अपन किस मॉडल पे आधारित मान लें? कनाडा के मॉडल पर आधारित मान लें। देखें, भारत में एक संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। कौन सी? जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इस संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है और वो इंग्लैंड मॉडल पर आधारित है। ये संसदीय शासन व्यवस्था का सेम जो स्वरूप है ये अपने को राज्य में भी मिलेगा, अपने को राज्य में मिलेगा। और संसदीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है ये कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका में
एक तो होती है औपचारिक कार्यपालिका, कौन सी? औपचारिक, या आप इसे कह सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। जबकि दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका, कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका। अब राज्य में जो औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान है, ये औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य में औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। जबकि राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है, इस राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद होगा। यहां पर देखें, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का कैसा प्रधान है? औपचारिक प्रधान है। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि राज्य की सरकार कोई भी काम करेगी किसके नाम से होंगी? राज्यपाल के नाम से होंगी। तो राज्य के संवैधानिक प्रधान की भूमिका में कौन है? राज्य का जो संवैधानिक प्रधान है, इसकी भूमिका में कौन आता है? राज्यपाल आता है। कौन आता है? राज्यपाल। जबकि मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री राज्य की राजनीतिक मुखिया के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में? राजनीतिक मुखिया के रूप में काम कर रहा है। कौन? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। संविधान में स्पष्ट रूप से ये पढ़ें तो ऐसा लगा, हालांकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल तो औपचारिक होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमने इस कार्यपालिका की विशेषताओं में देखा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक कार्यपालिका को आपको नाम मात्र का रखना ही पड़ेगा। अगर दोनों को आप वास्तविक रख देंगे तो चुनाव के समय या यूं कहें कार्य करते समय दोनों के बीच क्या देखने को मिलेगा? टकराव देखने को मिलेगा। तो एक को तो आपको क्या रखना पड़ेगा? नाम मात्र का रखना पड़ेगा। एक को आप पद भले ही अच्छा बना दें, लेकिन उसको आपको एक संवैधानिक दृष्टिकोण से, कार्यशैली के दृष्टिकोण से क्या करना पड़ेगा? कमजोर करना पड़ेगा। और अपन बात जिस पे करने जा रहे हैं वो क्या है? राज्यपाल। यानी एक प्रकार से अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक प्रकार से जिस यूनिट की अपन बात कर रहे हैं वह है राज्य की कार्यपालिका। कौन सी? राज्य की कार्यपालिका। लेकिन सरकार जो होती है, इस सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार का एक अंग तो होता है व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसको आप कह सकते हैं। व्यवस्थापिका और विधायिका, व्यवस्थापिका या विधायिका का काम तो होता है कानूनों का निर्माण करना। एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों का क्रियान्वयन करना। और एक होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना। अब यहां पर देखें, राज्यपाल के पद की जो स्थिति है वो कैसी है? औपचारिक है। और इस औपचारिक स्थिति होने के नाते राज्यपाल के पद को लेकर के कई बातें भी सामने आई। वो कौन कौन सी बातें हैं, उन सब के संदर्भ में अपन बात करते हैं। उससे पहले एक चीज ध्यान रखें, अपनी क्लास में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। किसी भी प्रकार का सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो तो निसंदेह आप बीच में पूछ लेना, यहां कोई प्रतिबंध नहीं है। आपकी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। यहां आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बस निजी जीवन की समस्या का समाधान तो आपको ही करना है, ठीक है? बाकी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। प्रश्न कैसा भी हो निसंदेह बीच में पूछ लेना आप। सबसे पहले प्रमुख कथनों में अपन बात करें तो एक नाम आता है सरोजिनी नायडू। पहले तो सरोजिनी नायडू की बात कर लें। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल का पद है, ये राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में, राज्यपाल का पद है ये सोने के पिंजरे में कैद, राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है, कैद चिड़िया के समान है। यानी ये कथन ये स्पष्ट कर रहा है कि राज्यपाल का पद है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको ऐसा लगता है कि एक राज्य का गवर्नर, एक राज्य का संवैधानिक प्रधान है, राज्य में काम हो रहा है सारा उसके नाम से ही हो रहा है, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो वो किस में कैद है? पिंजरे में कैद है। और वो पिंजरा कौन है?
वो पिंजरा राज्य की मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। ठीक है, क्योंकि संविधान की एक अनुच्छेद ने राज्यपाल के साथ बड़ा धोखा किया है, वो अनुच्छेद बड़ा बेवफा निकला है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 ने एक तरफ तो कहा कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां सारी राज्यपाल के पास में होंगी, कह तो रहा है, लेकिन पीछे से, पर्दे के पीछे से अनुच्छेद 163 को सब कुछ दे दिया कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और फिर जो रही कमियां थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी कि भाई साहब राज्यपाल राज्य की मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से ही हर काम करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 ने बड़ा धोखा किया है राज्यपाल के पास, जो अभी अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। उस धोखे के कारण वह सोने के पिंजरे में कैद क्या हो गया, चिड़िया के समान ही हो गया है। ठीक है, इसके बाद सरोजिनी नायडू की अपन बात कर ले तो सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू, एक तो याद रखना है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। याद रखें, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आ जाए, उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बिसेंट हो जाएगा। आयरलैंड की थी, भारत की नहीं थी, गांधी जी से प्रभावित थी और उस चक्कर में भारत आई थी, मतलब उसकी विचारधारा से प्रभावित थी। बात को अन्यथा ना लें आप, ठीक है। हाँ, गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थी एनी बिसेंट और उस कारण से भारत आई थी। स्काउटिंग की शुरुआत इन्होंने की थी और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यहां तक क्लियर है? सरोजिनी नायडू के लिए दूसरी बात यह भी है कि देश में, देश की नहीं, देश में पहली महिला राज्यपाल कौन है जी? देश में पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल रही? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। याद रखना, देश में पहली महिला राज्यपाल और पहली महिला मुख्यमंत्री, दोनों का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से ही है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। सुचेता कृपलानी देश में पहली महिला मुख्यमंत्री, वो भी किस राज्य की रही? उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू पहली महिला मुख्य राज्यपाल, वो भी किस राज्य की रही? उत्तर प्रदेश की रही। तो सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद के लिए क्या कहा है कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है। ठीक है, फिर दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। राज्यपाल है, ये राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। कौन सा? पांचवा पहिया है। इसका मतलब क्या है? राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। ये बात किसने कही है? ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही। यहां शासन के पांचवें पहिए से क्या तात्पर्य है वो भी सुन लीजिएगा। शासन के पांचवें पहिए से तात्पर्य है कि आपने सबने गाड़ी देखी है, सारे भारतीय तो है भाई, भारत में तो गाड़ी आ गई है, भारत में गाड़ी चलती है, रोड पे देखी है आपने, सवारी भी की है। उसमें पांचवा पहिया होता है, वो किस काम में आता है? स्टेपनी होती है। वो किस काम में आती है ये पूछ रहा हूं मैं, और कब काम में आती है? जब कोई टायर बीच रास्ते में खराब हो जाए उस समय काम में लेते हैं। तो वैसे ही राज्य की शासन व्यवस्था नियत समय पूर्व अगर असंवैधानिक हो जाए, संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, तो उस स्थिति में काम कौन करता है? राज्यपाल। और आप जानते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस समय केंद्र के दिशा निर्देशों में राज्य में काम कौन करता है? राज्यपाल काम करता है। तो स्वयं राज्यपाल की स्थिति किसके समान हो गई? गाड़ी के उस पांचवें पहिए के समान हो गई जो विशेष स्थिति में काम में लिया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपाल को क्या कहा है? शासन का पांचवा पहिया
कहा है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो अगला कथन आता है विजय लक्ष्मी पंडित का। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या कहा है? विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है कि राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल का जो पद है, ये राज्यपाल का पद किसका आकर्षण है? वेतन का आकर्षण है। ऐसा किसने कहा है? राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है, ऐसा विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है। यानी राज्यपाल के पद पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेतन है। और आपको इस वर्तमान युग में सिर्फ क्या चाहिए? वेतन ही चाहिए, काम तो नहीं करना है। ठीक है, काम की चिंता करनी है, काम नहीं करना है। ठीक है, और वेतन पूरा चाहिए। लेकिन वो वेतन सबसे सुखद कहां पर, किस पद पे मिलेगा? राज्यपाल के पद पे मिलेगा। तो मेरी आप सबसे विनती यही है कि आप किसी न किसी राज्य के गवर्नर बन जाएं आप। ठीक है, आपको 3.5 लाख रुपए महीने का वेतन मिलेगा। 5 साल आपको, अमूमन सामान्यतः राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक आप काम करेंगे। अगर आप अध्यापक बन गए तो आपको 60 साल की आयु हो जाएगी, तब तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। 60-70 हजार रुपए आपको तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, लेकिन भाई साहब राज्यपाल बने, हमेशा ऊंची सोच रखें। ठीक है, और राज्यपाल का पद सिर्फ किसका आकर्षण है? वेतन का आकर्षण है। लेकिन आपका उत्तर यह होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अनुसार कि हम वेतन के लिए नहीं जीते, हम समाज से अशिक्षा का अभिशाप मिटा करके जिएंगे। समाज से अशिक्षा का अभिशाप मिटाएंगे, लोक नियोजन के क्षेत्र में काम करेंगे। मुझे ये पूरा यकीन है कि आप अपनी इन सपनों पे खरा उतरेंगे कि लोक नियोजन में काम करते हुए समाज से अशिक्षा का अभिशाप आप मिटा देंगे। ठीक है, अशिक्षा का अभिशाप तो उस दिन मिट जाएगा जिस दिन आप साल के पूरे दिन जितने वर्किंग डे हैं विद्यालय समय पे पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ लोग किसके लिए जीते हैं? वेतन के लिए जीते हैं। इस आर्थिक युग में आप वेतन के लिए ना जिए। आप एक शिक्षक हैं, समाज आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है। आप एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं। किस विषय के? सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 अगर लागू होगी एक ना एक दिन, तो उसमें साक्षात्कार भी होंगे। और वो साक्षात्कार प्रश्न वो होंगे जो आपने स्कूल में नीचे थे ना, करके सीखिएगा। उन प्रश्नों के उत्तर गुरुजी ने आज तक अपने से नहीं करवाए थे और ना अपन ने किए थे। वो सारे प्रश्न वही पूछेंगे अपने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर लागू हो गई तो साक्षात्कार में। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या कहा है कि राज्यपाल का पद सिर्फ किसका आकर्षण है? वेतन का आकर्षण है। मैंने नहीं कहा है, किसने कहा है? विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है। अब विजय लक्ष्मी पंडित की बात कर ले तो विजय लक्ष्मी पंडित है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की, अनटेंड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में एक अंग कौन सा है? महासभा, जिसे डेविड कुशमैन ने, राजनीति विचारक डेविड कुशमैन ने विश्व की संसद भी कहा है, लघु संसद भी कहा है। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महासभा की पहली महिला अध्यक्ष में नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इसके बाद एक कथन की और बात कर लूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, समझ में तो आ रहा है। हाँ, एक कथन अपन बात करें तो एक नाम आता है पटाभी सीताराम रमैया। कौन सा? पटाभी सीताराम रमैया। सीताराम रमैया, पटाभी सीताराम रमैया ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि राज्यपाल का काम मेहमानों को, राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता, राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना है। राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना है। ऐसा किसने कहा है? पटाभी सीताराम रमैया ने कहा है। अब यहां पर देखें, मेहमानों को चाय नाश्ता और भोजन के लिए आमंत्रित करना है। इस कथन से भी यह सिद्ध है कि राज्यपाल का पद कैसा है?
औपचारिक है। कैसा है? औपचारिक। पटाभी सीताराम रमैया की अपन बात करें तो याद रखिएगा, आजादी से पहले कांग्रेस के 56 अधिवेशन हुए, लेकिन अपने राजस्थान में आजादी से पहले कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। आजादी से पहले राजस्थान में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन आजादी के बाद 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? जयपुर अधिवेशन। और इस जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पटाभी सीताराम रमैया को बनाया गया था। किसको? पटाभी सीताराम रमैया को। अब अपन बात करें राज्यपाल के पद को लेकर के दो प्रमुख बातों पर। देखिए, स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा में जम्मू कश्मीर से 4 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, तो इन चारों में एक शेख अब्दुल्ला भी शामिल था। शेख अब्दुल्ला ने मांग रखी थी कि हमारे लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं, संक्रमण काल से अपन गुजर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल हमारे लिए आप उपबंध करें, कुछ अस्थायी संक्रमण कालीन आप हमारे लिए उपबंध करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उनको एक अलग संविधान सभा के लिए विशेषाधिकार दिया था। तो स्वतंत्रता के बाद 1965 से पूर्व स्वतंत्र, यस सर, क्या कह रहे हैं? हो गया, अब हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। आपने अंग्रेजी में कहा, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं। हाँ, कोई नहीं। स्वतंत्रता के बाद 1965 से पूर्व है, स्वतंत्रता के बाद, लेकिन 1965 से पूर्व भारत के किस राज्य में राज्यपाल का पद है? यह सदर ए रियासत रहा। स्वतंत्रता के बाद 1965 से पूर्व जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पदनाम क्या रहा? सदर ए रियासत रहा। सदर ए रियासत एक उर्दू शब्द है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति। जबकि वहां पर मुख्यमंत्री का पदनाम क्या था? वहां पर मुख्यमंत्री का पदनाम था वजीर आजम। क्या नाम था? वजीर आजम। लेकिन अपन ने 1965 में दबाव बनाया, तो जम्मू कश्मीर के संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। अपने संविधान में नहीं, जम्मू कश्मीर के संविधान में, जो आजकल अपन ने समाप्त कर दिया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश आ गया है, जबकि दिसंबर 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया है, जो कि अपन आगे बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। वजीर आजम का शाब्दिक अर्थ होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन 1965 के बाद वजीर आजम के स्थान पे तो क्या आ गया? मुख्यमंत्री। और सदर ए रियासत के स्थान पे क्या आ गया? राज्यपाल। क्या आ गया? राज्यपाल। अब देखें, संविधान के प्रावधानों में सबसे पहले अपन बात करें तो एक आता है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और अक्सर अपन देखते हैं कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या होता है? तो फिर ये कैसे संभव हुआ? इधर तो क्या कह रहे हैं? प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल। अपन ने क्या किया? एक कमिटमेंट किया, एक संशोधन किया, और वो कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन 1956। भारतीय संविधान का यह संशोधन है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अपन ने व्यवस्था की कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कितने? एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है?
एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब यहां पर देखिएगा, सोचने वाली बात है, पूछा हुआ प्रश्न है, एक राज्यपाल हो सकता है, दो या दो से अधिक, दो का या एक से अधिक, कौन सा शब्द काम में लेना है? हमेशा एक से अधिक काम में लेना है, दो या दो से अधिक काम में नहीं लेना है। प्रश्न की भाषा कैसी होती है? प्रश्न की भाषा होती है एक राज्यपाल हो सकता है। तो एक राज्यपाल कितने राज्यों का हो सकता है? एक से अधिक हो सकता है। वो कितने का होगा? इस मामले में भारत का संविधान मौन रखा गया है, ठीक है। और ये प्रावधान भी कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। मान लीजिएगा एक राज्यपाल, उदाहरण लें राजस्थान के राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह जी कुछ देर के लिए मानना है, ना कि वास्तविकता है, राजस्थान के राज्यपाल हैं। मान लीजिएगा उन्हें कुछ दिन के लिए किसका बना दिया जाए? गुजरात का भी साथ में बना दिया जाए, दो का हो जाएगा। उस दौरान उसे मिलने वाला वेतन एक राज्यपाल का ही होगा या दो का होगा? ध्यान रखें, राज्यपाल चाहे कितने ही राज्यों का राज्यपाल क्यों ना बन जाए, भाई एक से अधिक में तो यही बोलेंगे अपन, तो उस दौरान मिलने वाला वेतन एक ही राज्यपाल का होगा। लेकिन ऐसे समय राष्ट्रपति द्वारा अवधारित अनुपात में दोनों राज्यों की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन किस अनुपात में? राष्ट्रपति द्वारा अवधारित अनुपात में दोनों राज्यों की संचित निधियों से दिया जाएगा। बात को समझ गए? ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आगे अपन बात करें अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 ने, अभी मैंने कहा, बहुत बड़ा धोखा किया है राज्यपाल के साथ, ठीक है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं, ये समस्त शक्तियां किस में निहित होंगी? समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। किसमें? राज्यपाल में निहित होंगी राज्य कार्यपालिका की सारी शक्तियां, ठीक है। अब ये अनुच्छेद देखने पर तो ऐसा लगता है कि राज्य में जो कोई है वो कौन है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, क्योंकि इसने संविधान की स्थिति को कमजोर बना दिया। यहां तो वास्तविक बना रहा है, लेकिन अनुच्छेद 163 ने क्या कर दिया? कमजोर बना दिया है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 155 की। जब आपको नींद आने लग जाए तो मुझे बता देना। वैसे इतनी सुरीली आवाज है तो आपको नींद आना स्वाभाविक सी बात है, आ सकती है, ठीक है। देश में लता मंगेशकर जी के बाद देश में दूसरा नाम मेरा ही आता है सुरीली आवाज में। आत्मविश्वास होना चाहिए। उनसे तो मैं श्रेष्ठ नहीं कह सकता, माफ करना, उनसे मुकाबला करने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो देश की स्वर कोकिला है, भारत रत्न प्राप्त है। लेकिन उसके बाद तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ मान ही सकता हूं। हमेशा यही मान के चलें कि आपसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है, आपसे हैंडसम कोई नहीं है। आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर काम को करते समय आपको सफल होना है तो हमेशा ध्यान रखें, एक चीज नोट कर लें, आप शीशे के सामने खड़े हैं तो उस समय ऐसी फीलिंग आपके चेहरे पे आनी चाहिए कि मेरे से सुंदर देश में कोई नहीं है, ठीक है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो ये मान के चले मेरे से ज्यादा अच्छा इस काम को कोई नहीं कर सकता। आप रीट की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे से बेहतर अच्छा मास्टर हो ही नहीं सकता, मेरे से अच्छा मास्टर हो ही नहीं सकता कोई और, अध्यापक बन ही नहीं सकता, मेरे से अच्छी रैंक किसी की आ ही नहीं सकती। मैं रोज 4 घंटे पढ़ता हूं, 5वें घंटे कोई पढ़ ही नहीं सकता। अपने आप को ही हमेशा श्रेष्ठ मान के चले, युग यही कहता है, ठीक है। अपने आप को श्रेष्ठ माने, दूसरे के भरोसे ना जिए और दूसरे के लिए ना जिए, क्योंकि ये दुनिया ये स्वार्थ पे टिकी हुई है। आप भी अपने स्वार्थ के लिए जिए बस, ठीक है। काम खत्म, बात खत्म। घर वालों से 2 दिन राजी बात कर रहे हैं, खर्चा लेना है तब तक, ठीक है, उसके बाद नहीं, ठीक है।
हाँ, तो स्वार्थ के लिए जी ज्यादा खुश रहेंगे और वैसे नींद आने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा मत मानना, वो सुरीली आवाज है, नींद आ भी सकती है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। यहां से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहां पर तो यही प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय दो परंपराओं का निर्वहन करेगा। कितनी? दो परंपराओं का निर्वहन करेगा। वो दो परंपराएं कौन सी हैं जिनका अक्सर वह निर्वहन करता है? कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है, मैंने क्या बताया, सिर्फ क्या है? परंपराएं हैं। वो दो परंपराएं जिनका निर्वहन एक राज्यपाल उस समय करता है, एक राष्ट्रपति उस समय करता है जब वह किसकी नियुक्ति कर रहा है? राज्यपाल। पहली परंपरा तो है कि राज्यपाल संबंधित राज्य का क्या नहीं हो? निवासी नहीं हो। राज्यपाल है, ये राज्यपाल संबंधित राज्य का, राज्यपाल संबंधित राज्य का क्या नहीं हो? निवासी नहीं हो। अब यहां पर देखें, संबंधित राज्य का निवासी नहीं हो, ऐसा अपन ने क्यों किया? मान लो कि आपका गांव बहुत बड़ा था या आप स्कूल में साथ में पढ़ते थे, उसके साथ ही आपकी शादी हो गई, भगवान ने संयोग से हो गया ये सब। आप तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, अरे एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की अच्छाइयां सब कुछ जानते हैं, और विवाह के बाद दोनों में क्या होगा? झगड़ा होगा। ये लाजमी सी बात है। तो इसके बचने के लिए परंपरा चली हुई है कि अननोन पर्सन से अपना विवाह करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सेम ऐसे ही झगड़े से बचाने के लिए अपन ने राज्यपाल को कहां से लाना शुरू कर दिया? दूसरे राज्य से लाना शुरू कर दिया। ऐसा अपन ने क्यों किया? क्योंकि राज्यपाल अगर उसी राज्य का होगा तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के बीच क्या देखने को मिलेगा? टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो अपन ने क्या किया? राज्यपाल को दूसरे राज्य से लाना शुरू कर दिया, ताकि उसके पहले का बैकग्राउंड क्या है, उस व्यक्ति जिस एक सामने मुख्यमंत्री है उसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानता, तो दोनों के बीच है ये निजी संबंधों का टकराव नहीं होगा। ठीक है, तो आप भी हमेशा अननोन पर्सन से ही विवाह करना। अगर जानकार से करेंगे तो सेम स्थिति राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सी हो जाएगी, दोनों के बीच झगड़ा देखने को मिलेगा हर तीसरे दिन। ठीक है, आप तो उसकी तरफ देखते थे, आप समय पे होमवर्क नहीं करते थे, आपने पढ़ाई में आप कमजोर थे, यानी कई तरह की बातें हो जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए सीधा सीधा है अननोन पर्सन से ही क्या हो? विवाह हो। तो इसी धारणा को अपनाते हुए अपन ने क्या किया है कि राज्यपाल संबंधित राज्य का क्या नहीं होना चाहिए? निवासी। लेकिन भाई साहब एक बार दो बार अपन ने इस परंपरा का उल्लंघन भी कर दिया। एक बार तो अपन ने पंजाब में सरदार उज्जवल सिंह की नियुक्ति करते समय यह नहीं देखा कि वो उस राज्य का क्या था? निवासी था। वहां उज्जवल सिंह को नियुक्त कर दिया, परंपरा थी, टूट गई। दूसरी, पश्चिम बंगाल में एच सी मुखर्जी को राज्यपाल बनाया गया, वो पश्चिम बंगाल का क्या था? निवासी था। तो ये तो सिर्फ परंपराएं हैं, इनका उल्लंघन होना स्वाभाविक है। ठीक है, इसके बाद दूसरी परंपरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की क्या ली जाए? सलाह ली जाए। जैसे विवाह करते समय घर वाले अपने से सलाह तो लेते हैं, विशेष तौर से लड़कियों से सलाह लेना जरूरी है। लड़कों से सलाह लेना तो वो उचित नहीं समझते, क्योंकि लड़के तो ये देखते हैं कि कैसे भी हो विवाह हो जाए बस। ठीक है, हाँ, उनके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं होता, इसलिए वो सलाह लेना उचित नहीं समझते लड़कों से। लड़कियों के पास कई विकल्प हैं, इसलिए उनसे सलाह लेना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो राज्यपाल के से नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से क्या ली जाए? सलाह ली जाए। भाई साहब दो बार सलाह नहीं ली गई, इसका परिणाम अपन ने देख भी लिया। एक बार तो क्या हुआ, कश्मीर में डॉक्टर करण सिंह की नियुक्ति की जा रही थी। राजा हरि सिंह का बेटा था करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह की नियुक्ति करते समय जब वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया गया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने नाराज होकर क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल टी राजेश्वरी की जब नियुक्ति की जा रही थी,
तो वहां के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से परामर्श नहीं लिया गया। नाराज होकर उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। तो आपकी नाराजगी से बचने के लिए हमने पहले ही ये तय कर लिया कि पहले अपन मुख्यमंत्री से क्या लेंगे, सलाह लेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति कितनी परंपराओं का निर्वहन करेगा? 2 परंपराओं का निर्वहन करेगा। एक परंपरा तो है कि राज्यपाल संबंधित राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, निवासी। दूसरी परंपरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लिया जाए, सलाह या परामर्श लिया जाए। ठीक है, लेकिन इनका उल्लंघन हुआ है क्योंकि ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सिर्फ क्या बनी हुई है, परंपराएं बनी हुई हैं। फिर आगे रहता है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में कहा गया है राज्यपाल का कार्यकाल। अब यहां पर राज्यपाल कैसे काम करेगा, कार्यकाल क्या होगा? राज्यपाल का कार्यकाल के लिए कहा गया है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि इस प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? इस प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। लेकिन जो सरकारी आयोग बना, उस आयोग ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल को कम से कम आप 5 साल तक काम करने दें। कितने समय तक? कम से कम 5 साल तक काम करने दें। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ही हो गया राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। और इधर राष्ट्रपति की भी स्थिति कैसे बना दी, औपचारिक बना दी। तो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही सारे काम करता है। ठीक है, तो ये प्रसाद पर्यंत सारा का सारा केंद्रीय मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ है। अब क्या राज्यपाल को समय पूर्व यानी बीच में हटाने के प्रावधान भी हैं? देखें, संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं किए गए। भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल का जो पद बनाया गया है, ये पद कैसा है? स्वतंत्र व संवैधानिक पद है। कैसा है? स्वतंत्र है, और स्वतंत्र के साथ साथ कैसा है? संवैधानिक है। स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र के साथ साथ कैसा है? संवैधानिक भी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये स्वतंत्र तो क्यों है और संवैधानिक क्यों है? ये स्वतंत्र तो इसलिए है कि यह संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है। किसके? संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है। स्वतंत्र तो क्यों है? क्योंकि यह संसद या जो राज्य विधान मंडल है, इस संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है। संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है। अर्थात इसको हटाने के लिए ना तो संसद के पास पावर है और ना ही राज्य विधान मंडल के पास पावर है। ठीक है, संवैधानिक इसलिए है कि इसके तमाम जो भी पहलू हैं वो सारे संविधान लिखित हैं। कैसे हैं? लिखित हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का पद है, ये राज्यपाल का पद कैसा है? यह स्वतंत्र व संवैधानिक पद की भूमिका में है। राज्यपाल का पद कैसा पद है? स्वतंत्र व संवैधानिक। स्वतंत्र तो किस लिए है कि यह संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है। और संवैधानिक किस लिए है? ये संवैधानिक इसलिए है कि इसके प्रत्येक पहलू संविधान में क्या है? लिखित है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि क्या राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में कोई प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को हटाने के संबंध में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। सिर्फ राज्यपाल को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त, और बर्खास्त करने का अधिकार भी किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में है? तो राज्यपाल को बर्खास्त कौन करेगा? लेकिन राष्ट्रपति ने कभी किसी को बर्खास्त किया भी है क्या? देश में बर्खास्त होने वाला पहला राज्यपाल 1980 में था,
तमिलनाडु का राज्यपाल प्रभुदास पटवारी। 1980 में तमिलनाडु का राज्यपाल था, 1980 में तमिलनाडु का राज्यपाल प्रभुदास पटवारी। तो देश में बर्खास्त होने वाला पहला राज्यपाल कौन था? प्रभुदास पटवारी। प्रभुदास पटवारी का संबंध किस राज्य से था? तमिलनाडु से। 1980 में भारत के राष्ट्रपति माननीय नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें बर्खास्त किया था। तो देश में पहला तो वो था। लेकिन 1981 की बात करें तो 1981 में राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, और रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया था कब? 1981 में। तो बर्खास्त होने वाला पहला राज्यपाल प्रभुदास पटवारी, दूसरा था रघुकुल तिलक। लेकिन राजस्थान में पहला पूछे तो उत्तर क्या होगा? रघुकुल तिलक। दोनों को ही किसने बर्खास्त किया? नीलम संजीव रेड्डी ने बर्खास्त किया था। ठीक है, तो राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसे बर्खास्त किया जा सकता है। देश में सबसे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को, जबकि दूसरी बार राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया था। रघुकुल तिलक बर्खास्त होने वाले दूसरे थे देश में, लेकिन राजस्थान में कौन से थे? पहले थे। ठीक है, इसके बाद आगे रहता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 कहता है राज्यपाल की योग्यता, और राज्यपाल की योग्यता में आप जानते हैं वह भारत का नागरिक हो, वह पागल नहीं हो, वह दिवालिया नहीं हो। ये बातें सबके लिए लागू हैं। तो अभी आप बच्चे तो पुलिस के विद्यार्थी तो आप रहे नहीं कि योग्यता में मैं आपको ऐसे लिखाऊं वह भारत का नागरिक हो, वह पागल नहीं हो, वह दिवालिया नहीं हो। ये बातें तो ठीक शोभा नहीं देंगी आपको। ठीक है, लेकिन योग्यता में सबसे पहले याद रखिएगा जो न्यूनतम आयु है, ये न्यूनतम आयु कितनी लागू होगी? याद रखिएगा संवैधानिक मुखिया के लिए कितने वर्ष आयु चाहिए? 35 वर्ष, चाहे वो राज्यपाल हो और चाहे वह राष्ट्रपति हो। दूसरी योग्यता है कि वह विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। कहां पर? विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। इस लाइन का मतलब यह है कि राज्यपाल राज्य स्तर की राजनीति में सक्रिय व्यक्ति होना चाहिए। किसमें? राज्य स्तर की राजनीति में सक्रिय व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आज आपका विवाह चंद्राणी मुर्मू के साथ हो जाए, जो देश में सबसे युवा सांसद है, 25 साल की उम्र में सांसद बन गई। आप सोच सकते हैं 25 साल की उम्र में आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो सांसद बन गई थी 25 साल की उम्र में। चंद्राणी मुर्मू अभी 17वीं लोकसभा में है। मान लो संयोग से आपका विवाह उसके साथ में हो जाए, तो आप तो उसके बारे में जानते हैं कि सबसे ज्यादा वो अरुण जेटली, सबसे ज्यादा है ये अमित शाह के पास जाया करती थी मुद्दों को लेकर के, या फिर देश के अन्य किसी राजनेता से उसका ज्यादा संपर्क रहता था। चुनाव प्रचार के दौरान कौन से राजनेता ज्यादा सक्रिय रहे, तो आपके बीच में झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से अपन ने यह किया है कि राज्यपाल राज्य स्तर की राजनीति में सक्रिय व्यक्ति ही होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय व्यक्ति होगा तो भी वह निजी स्वार्थ के लिए कार्य करेगा। तो इस लाइन का मतलब है कि वह राज्य स्तर की राजनीति में सक्रिय व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे अपना रहता है अनुच्छेद 158, और अनुच्छेद 158 में कहा गया है राज्यपाल के पद की शर्तें। क्या कहा गया है? राज्यपाल के पद की शर्तें। अब शर्त क्या होती हैं और योग्यता क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। जैसे आपने बीएड कर रखी है, ये आपकी क्या है? योग्यता है। लेकिन आपने कुछ शर्तें भी होती हैं। आपके साथ किसी ने विवाह करना है या किसी को रहना है तो आपकी कुछ शर्तें हैं कि देखिएगा विवाह के बाद एक बार मुझे विदेश यात्रा करवाओगे, दोनों टाइम के बजाय एक टाइम का खाना भी आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, 7 दिन में 1 दिन मुझे बाहर का खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसी मतलब बातें पहले से तय हो जाएं, वो क्या होंगी? शर्तें होंगी। क्या होंगी? शर्तें होंगी। ठीक है, आप हंसने की बात नहीं है। भारत की न्यायपालिका ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। आदमी आदमी से विवाह कर सकता है, महिला महिला से विवाह कर सकती है। ठीक है, और अपने यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर में थोड़े दिन पहले एक समलैंगिक विवाह हुआ भी है। ठीक है, हाँ,
तो अगर शर्तें पहले से तय हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब यहां पर देखें अनुच्छेद 158 में क्या है, शर्तें। अब शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त तो यह है कि राज्यपाल है, ये राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं हो। किस पे? लाभ के पद पर नहीं हो। अब आप मुझसे पूछेंगे लाभ का पद क्या होता है, लाभ के पद के बारे में बता दीजिएगा। तो ध्यान रखें, लाभ के पद को लेकर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात लाभ के पद की परिभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न अधिनियम बनाकर के विभिन्न पदों को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय का प्राध्यापक होता है, ये पद पर रहते हुए चुनाव लड़ लेता है, और आप अध्यापक बनने के बाद पद पे रहते हुए आप चुनाव प्रचार तक भाग नहीं ले सकते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उस प्राध्यापक के पद को अपन ने किस श्रेणी से बाहर कर रखा है? लाभ के पद की श्रेणी से बाहर कर रखा है। ठीक है, तो राज्यपाल के लिए पहली शर्त है कि वह लाभ के पद पर नहीं हो। दूसरी शर्त है कि वह सांसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो। किसका? सांसद या राज्य विधान मंडल का क्या नहीं हो? सदस्य नहीं हो। अगर है तो क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इन दो शर्तों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 158 में है। फिर आता है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में कहा गया है राज्यपाल के पद की शपथ। और राज्यपाल शपथ में क्या बोलता है, मैं बोल के बताऊं आपको। राज्यपाल बोलता है कि मैं सुरेश, मैं हालांकि मैं मेरे से नाम से शुरू कर देता हूं, मैं जयपाल काजला हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त हुआ हूं। मैं विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा। शब्दों को ध्यान से सुनना। विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा और जनता के कल्याण में निरत रहूंगा। यानी ये 5 शब्द याद रखने हैं। विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण, साथ में जनता के कल्याण में निरत रहूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा। यानी सीधी सी बात है कि वह संविधान की रक्षा के साथ साथ विधि के संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। लेकिन वह शपथ लेगा किसके समक्ष? वह संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की समक्ष, संबंधित उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या फिर इसकी अनुपस्थिति में अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, इस अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वह शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 160 कहता है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन, उसके कर्तव्यों का निर्वहन। अब यहां पर देखिएगा, इस लाइन का मतलब है कि राज्यपाल अगर नहीं है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा भाई? राज्यपाल अगर अनुपस्थित है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? ये प्रश्न पूछा हुआ है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अनुच्छेद 160 कह रहा है। जबकि अपन बात करें अनुच्छेद 161 की, तो अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 161 में कहा गया है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। कौन सी? राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति की अपन बात करें तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में कहा गया है कि राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को जो न्यायिक शक्ति प्राप्त है, ये न्यायिक शक्ति सिर्फ और सिर्फ
राज्य कार्यपालिका की विस्तार क्षेत्र में प्राप्त है। किसमें? राज्य कार्यपालिका की विस्तार क्षेत्र में प्राप्त है। किसमें? राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में ही प्राप्त है। कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। क्यों? क्योंकि राज्यपाल काम कौन से विस्तार क्षेत्र में करेगा? राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में। इसका क्या मतलब है? इसका दरअसल मतलब यह है कि जिस राज्य सरकार का जो कार्य क्षेत्र है, यानी जो उसका विशेषाधिकार है, जिस पर वो अक्सर काम करती है, उस पर अगर किसी अपराधी ने कोई अपराध कर दिया हो तो वह उस अपराधी की, प्रत्येक शब्द को समझने का प्रयास करना, अपराधी की सजा का लघुकरण कर सकता है, यानी सजा को कम कर सकता है। अपराधी की सजा को परिहार कर सकता है, यानी पुनर्विचार करवा सकता है न्यायालय से। वह दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है। किसकी? दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है, यानी आपको कठोर कारावास हुआ है तो उसे साधारण कारावास में बदल सकता है। ठीक है, अर्थदंड साथ में है तो अर्थदंड माफ कर सकता है। इस प्रकार दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है। लेकिन अगर दंड की प्रकृति फांसी है तो वह उस पर विचार नहीं कर सकता, या फिर आम माफी भी दे सकता है, यानी पूर्ण रूप से आजाद भी कर सकता है। लेकिन किस पर नहीं कर सकता? फांसी की ना तो प्रकृति में बदलाव कर सकता और ना ही फांसी की सजा को माफ कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो या तो अनुच्छेद का पूछेगा कि राज्यपाल की न्यायिक शक्ति का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, या फिर पूछेगा राज्यपाल को न्यायिक शक्ति प्राप्त है, तो ध्यान रखना किस में प्राप्त है? राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में ही प्राप्त है। कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। इसके अलावा कहीं पर भी न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। किसकी? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। लेकिन राज्यपाल की न्यायिक शक्ति किसमें है? 161 में है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 162, और अनुच्छेद 162 में याद रखना राज्य कार्यपालिका का विस्तार। किसका? राज्य कार्यपालिका का विस्तार। और आप सब जानते हैं कि राज्य कार्यपालिका का विस्तार मतलब है जिस विषय पर राज्य सरकार काम कर सकती है वो किस में आता है? राज्य कार्यपालिका के विस्तार में आता है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 162 में। त्यागपत्र की बात करें तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय पर अपन बात करें तो वो आता है वेतन। वेतन की बात करें तो राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? राज्यपाल को वेतन मिलता है 3,50,000 मासिक। कितना? 3,50,000। वो भी कैसे मिलेगा? मासिक मिलेगा, यानी 3.50 लाख मासिक वेतन मिलेगा। और राहुल गांधी की भाषा में अगर मैं इसे बोलूं तो बोलूंगा 3,50,000। ठीक है, मैं मेरी भाषा के अकॉर्डिंग तो मैंने बताया 3,50,000 महीने का मिलता है, लेकिन राहुल गांधी की जो नई खोज है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये 3,50,000 है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखिएगा, वेतन 3.5 लाख रुपए महीने का मिलेगा, तो ये वेतन मिलेगा कहां से? ये वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? राज्य की जो संचित निधि है, इस राज्य की संचित निधि से कितना वेतन मिलता है? राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और जब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या हो? एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, तो जब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो मिलने वाला वेतन, मिलने वाला जो वेतन है, ये मिलने वाला वेतन कितने राज्यपालों का होगा? एक राज्यपाल का ही होगा। मिलने वाला वेतन कितने राज्यपालों का होगा? एक राज्यपाल का ही होगा। ठीक है, अब वेतन कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से दिया
जाएगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको लिखवा दूं, नहीं तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आप 1 घंटे बाद क्लास छोड़ के पलायन कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आपको नींद आने लग गई है। तो एक बार आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। समझ में तो आ रहा है? हाँ, हेडिंग डाल दीजिएगा आप, राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237। हाँ, राज्य प्रशासन भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। 152 से 237। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा, हेडिंग डाल के लिखिएगा, राज्यपाल की हेडिंग डालिएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल के आगे लिख दें स्रोत कनाडा। राज्यपाल के आगे लिखें स्रोत कनाडा। राज्यपाल के आगे स्रोत के आगे लिख दें कनाडा। फिर आगे की लाइन में लिखें भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर आगे की लाइन में लिखें संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। लाइन चेंज करके लिखें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका 2 प्रकार की है। राज्य की कार्यपालिका 2 प्रकार की है। राज्य की कार्यपालिका 2 प्रकार की है। नंबर 1 औपचारिक राज्य कार्यपालिका। नंबर 1 औपचारिक राज्य कार्यपालिका। औपचारिक राज्य कार्यपालिका। औपचारिक राज्य कार्यपालिका। और इसके आगे लिखें प्रधान राज्यपाल। नहीं, 1 नंबर औपचारिक कार्यपालिका के आगे लिखना है प्रधान राज्यपाल। फिर इसी के आगे लिख देना राज्यपाल राज्य राज्य का संवैधानिक प्रधान है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है, ठीक है। फिर नंबर 2 लिखिएगा वास्तविक राज्य कार्यपालिका। नंबर 2 वास्तविक राज्य कार्यपालिका। और वास्तविक राज्य कार्यपालिका के आगे आप लिख दीजिएगा प्रधान मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। प्रधान मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। अब हेडिंग डाल दें प्रमुख कथन। प्रमुख कथन। प्रमुख कथन में लिखिएगा नंबर 1 सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में कैद। राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य है। सोने के पिंजरे में कैद
चिड़िया के समतुल्य है। सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य है। सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य है। ठीक है, फिर आगे की लाइन में नोट डाल के लिखिएगा, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही। 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 फिर लाइन चेंज करके लिखें, सरोजिनी नायडू देश में, सरोजिनी नायडू देश में, देश में पहली महिला, ये लिखवा दिया ना, ये तो पहली महिला राज्यपाल रही। सरोजिनी नायडू देश में पहली महिला राज्यपाल रही। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। उत्तर प्रदेश राज्य की। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला कथन लिखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे लिखें, राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। 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 ठीक है, फिर आगे की लाइन में लिखिएगा नंबर 3, विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित के आगे लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है। वेतन का आकर्षण है। और नीचे की लाइन में नोट डाल के लिखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही। पहली महिला अध्यक्ष रही। पहली महिला अध्यक्ष रही। कोष्टक में लिख देना 1953। पहली महिला अध्यक्ष रही, कोष्टक में लिखिएगा 1953। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा, अगला नंबर 4 लगा के लिखें, पटाभी सीताराम रमैया। पटाभी सीताराम रमैया। और पटाभी सीताराम रमैया के आगे लिखें, राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता व पटाभी सीताराम रमैया के आगे लिखना है, राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना है। राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना है। राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना है। चाय नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना है। चाय नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना है। नीचे की लाइन में नोट डाल के लिखिएगा, स्वतंत्रता से पहले
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की 56 अधिवेशन हुए, 56 अधिवेशन हुई, लेकिन राजस्थान में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, राजस्थान में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर आगे की लाइन में लिखें, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन 1948 में, पहला अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ, 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 जिसकी अध्यक्षता पटाभी सीताराम रमैया ने की, जिसकी अध्यक्षता पटाभी सीताराम रमैया ने की, जिसकी अध्यक्षता पटाभी सीताराम रमैया ने की। फिर आगे की लाइन में लिखें, स्वतंत्रता के बाद 1965 तक के, लाइन चेंज करके लिखें, स्वतंत्रता के बाद 1965 तक, स्वतंत्रता के बाद 1965 तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पदनाम, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पदनाम सदर रियासत था, राज्यपाल का पदनाम सदर रियासत था, जबकि मुख्यमंत्री का पदनाम, जबकि मुख्यमंत्री का पदनाम वजीर आजम था। स्वतंत्रता के बाद 1965 से पूर्व जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पदनाम सदर ए रियासत था, सदर ए रियासत था, जबकि मुख्यमंत्री का पदनाम वजीर आजम था, मुख्यमंत्री का पदनाम वजीर आजम था, मुख्यमंत्री का पदनाम वजीर आजम था, मुख्यमंत्री का पदनाम वजीर आजम था। लिख दिया। फिर लिखिएगा अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, और इसके आगे लिखिएगा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और नीचे की लाइन में नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखें, एक ही राज्यपाल, एक ही राज्यपाल एक से अधिक, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन, यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई है। फिर नीचे की लाइन में देखिएगा, सुनिएगा पहले, मैंने जो शब्द लिखाया एक से अधिक, उसको अंडरलाइन कर दें, क्योंकि विकल्प में यही होगा तभी उत्तर सही हो माना जाएगा। एक से अधिक जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर दें,
बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि प्रश्न पूछा हुआ है एक राज्यपाल हो सकता है, तो ऑप्शन में देगा एक से अधिक, दो या दो से अधिक, दो का हो सकता है, ठीक है, और फिर तीसरा ऑप्शन देगा कि एक राज्य का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कितने का हो सकता है, एक से अधिक का हो सकता है। यह अपन ने किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956। फिर आगे की लाइन में लिखिए अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 के आगे लिखिएगा राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। फिर लिखिएगा अनुच्छेद 154, माफ करना अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 के आगे लिखें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और डैश करके लिख दें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और नीचे की लाइन में लिखें राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति दो परंपराओं का निर्वहन करता है, दो परंपराओं का निर्वहन करता है। राज्यपाल दो परंपराओं का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय दो परंपराओं का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति दो परंपराओं का निर्वहन करता है। नंबर 1, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं हो, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं हो, संबंधित राज्य का निवासी नहीं हो। और नंबर 2, नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति के समय, राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श, संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श, संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श, ठीक है। फिर लेके अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 156 के आगे लिखें कार्यकाल, कार्यकाल, और कार्यकाल के आगे लिखेगा राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। फिर नीचे की लाइन में लिखें राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र व संवैधानिक पद है। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र व संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है, स्वतंत्र व संवैधानिक पद है। यह संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है, यह संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है, संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है, संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है, संसद या राज्य विधान मंडल के नियंत्रण में नहीं है। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में,
राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। हटाने के संदर्भ में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। हटाने के संदर्भ में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। कोई प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। हटाने के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। लिख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखें, देश में सर्वप्रथम 1980 में, देश में सर्वप्रथम 1980 में, देश में सर्वप्रथम 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को, तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को वह 1981 में राजस्थान के राज्यपाल, 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया। राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया। राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 और इसके आगे लिखें योग्यता। अनुच्छेद 157 के आगे लिखें योग्यता। 157 के आगे लिखें योग्यता। और योग्यता में नंबर 1 लिखें न्यूनतम आयु 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। नंबर 2, वह विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 और 158 के आगे लिखें शर्तें, शर्तें। शर्तों में लिखें नंबर 1, वह लाभ के पद पर नहीं हो। नंबर 1, वह लाभ के पद पर नहीं हो। नंबर 2, वह संसद या राज्य विधान मंडल का, वह संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो, वह संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो, संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो। फिर लिखें अनुच्छेद 159 159 और 159 के आगे लिखें राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ, शपथ। और इसके आगे लिखिएगा राज्यपाल उच्च न्यायालय की, राज्यपाल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, या उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। फिर लिखें अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 और अनुच्छेद 160 के आगे लिखें
राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन। फिर लिखेगा अनुच्छेद 161 उसके कर्तव्यों का निर्वहन, और इसके आगे जो लिखा आपने उसके आगे लिख देना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, फिर लिखें अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 और इसके आगे लिखेगा राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 161 के आगे लिखें राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, और इसके आगे लिखेगा राज्यपाल को न्यायिक शक्ति, राज्यपाल को न्यायिक शक्ति राज्य कार्यपालिका की, राज्यपाल को न्यायिक शक्ति राज्य कार्यपालिका की विस्तार क्षेत्र में, राज्य कार्यपालिका की विस्तार क्षेत्र में प्राप्त है। राज्यपाल को न्यायिक शक्ति राज्य कार्यपालिका की विस्तार क्षेत्र में प्राप्त है, राज्य कार्यपालिका की विस्तार क्षेत्र में प्राप्त है। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा राज्यपाल राज्य कार्यपालिका, लाइन चेंज करके लिखना, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका विस्तार क्षेत्र में, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका विस्तार क्षेत्र में किए गए अपराध पर, राज्य कार्यपालिका विस्तार क्षेत्र में किए गए अपराध पर किसी अपराधी की सजा का, किए गए अपराध पर किसी अपराधी की सजा का, किए गए अपराध पर किसी अपराधी की सजा का लघुकरण, किसी अपराधी की सजा का लघुकरण कौमा परिहार, किसी अपराधी की सजा का लघुकरण कौमा परिहार, कौमा दंड की प्रकृति में बदलाव, दंड की प्रकृति में बदलाव या आम माफी दे सकता है, दंड की प्रकृति में बदलाव या आम माफी दे सकता है, लेकिन फांसी की सजा, लेकिन फांसी की सजा पर, लेकिन फांसी की सजा पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन फांसी की सजा पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन फांसी की सजा पर विचार नहीं कर सकता। फिर आगे की लाइन में लिखिएगा अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 और इसके आगे लिखिएगा राज्य कार्यपालिका का विस्तार, राज्य कार्यपालिका का विस्तार, राज्य कार्यपालिका का विस्तार लिख दिया। फिर लिखें त्यागपत्र, त्यागपत्र के आगे लिखिएगा राष्ट्रपति को, त्यागपत्र के लिए आगे लिखें राष्ट्रपति को। फिर लिखें वेतन, वेतन, वेतन के आगे लिखिएगा 3,50,000 मासिक, 3,50,000 मासिक, 3,50,000 मासिक,
3,50,000 मासिक। फिर आगे की लाइन में लिखें राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। फिर आगे की लाइन में लिखें जब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का, जब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो, जब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो मिलने वाला वेतन, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो मिलने वाला वेतन एक राज्यपाल का ही होगा। मिलने वाला वेतन एक राज्यपाल का ही होगा। लेकिन ऐसे समय राष्ट्रपति द्वारा अवधारित अनुपात में, ऐसे समय राष्ट्रपति द्वारा अवधारित अनुपात में वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अवधारित अनुपात में वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अवधारित अनुपात में वेतन दिया जाएगा। अवधारित अनुपात में दिया जाएगा। अब देखें अवधारित अनुपात का मतलब है वो निर्धारित करेगा। कैसे? महीने में मान लो 30 दिन थे, 30 दिन में राज्यपाल ने 20 दिन है ये हरियाणा में काम किया, 10 दिन राजस्थान में काम किया। इस वर्किंग डे के हिसाब से वो तय करेगा कि किस राज्य की संचित निधि से कितना पैसा दिया जाए। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही आएगा कि टोटल कितना होगा, 3.5 लाख ही होगा। ठीक है, अब समझ गए? वो उस अवधारित अनुपात में वेतन दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा राज्यपाल की, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, तो अपनी मुलाकात एक ब्रेक के बाद होगी, 5 मिनट बाद अपन दोबारा मिलते हैं। हाँ जी, हाँ।